आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि नोट्स कलेक्ट करना क्या होता है। कलेक्टिंग नोट्स इन टेक्निकल राइटिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल राइटिंग पेपर का। और इस विषय में हम लोग आज बारीकी से जानेंगे। और आई बटन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें आपको टेक्निकल राइटिंग पेपर से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करके रखे हैं। ठीक है, तो जिनका भी टेक्निकल राइटिंग पेपर है उनका एग्जाम में सब कोई प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को विजिट करें और वीडियो को देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि कलेक्टिंग नोट्स होता क्या है। देखिए, टेक्निकल राइटिंग तो सबसे पहले एक ऐसा राइटिंग होता है जिसमें आपको कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड या टेक्निकलिटीज़ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही सहज सरल भाषा में एकदम अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि कोई भी जो नॉर्मल यूज़र है जिसको टेक्नोलॉजी के बारे उतना ज्ञान नहीं है या जो टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाए हर चीज़ और यूज़ कर सके। ठीक है ना। तो टेक्निकल राइटिंग इज़ बेसिकली यूज़र सेंट्रिक, और उसमें कलेक्टिंग नोट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका है। चाहे आप कोई भी विषय में कर टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो, उसके लिए आपको नोट्स कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि information is the 100% priority. Not only information but also accurate information and precise information. तो इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, हर तरीके का पॉइंट कवर अप हो और वो भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक नोट कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैसे वो नोट कलेक्ट करना है उसका भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग आज जानेंगे कि एक नोट कलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र में रखना चाहिए, दैट इज़ पर्पस। डिफाइन पर्पस। डिफाइन पर्पस यानी कि आपका उद्देश्य क्या है ना, आपका टारगेट क्या है, किस चीज़ को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए आप टेक्निकल राइटिंग को लिख रहे हो, उस चीज़ को आपको एकदम क्लियर कट कर देना है, पहले ही उसको मेंशन कर देना है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट को आउटलाइन करने के लिए अगर नोट कलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले ही आप लिखोगे कि द पर्पस ऑफ दिस नोट कलेक्टिंग इज द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, या प्रोजेक्ट आउटलाइन या डेडलाइन एक्सटेंशन, एनीथिंग। पर्पस सबसे पहले क्लियरिफाई होगा। उसके बाद है रिसर्च, कि आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर दिन कुछ नया नया चेंजेस आते रहते हैं, हर दिन कुछ नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो इसलिए अगर आपका इस फील्ड में नॉलेज होगा भी, फिर भी आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई नया चीज़ आपसे छूट ना जाए। ओके, और आपको ये इंश्योर करना एज अ टेक्निकल राइटर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंश्योर करना कि आपका यूज़र तक जो भी पहुंच रहा है वो एकदम सही पहुंचे, सटीक पहुंचे और अपडेटेड पहुंचे। दैट्स वाई रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका आता है कि आउटलाइन स्ट्रक्चर, की जो स्ट्रक्चर है ना उसको आपको पहले से आउटलाइन करके रखना है, कि आपको हेडिंग देना है, आपको सब हेडिंग देना है, आपको सेक्शन बाय सेक्शन डॉक्यूमेंट को पार्ट आउट करना है। ठीक है, जैसे कि कलेक्टिंग नोट्स, कोई भी, जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्ट के बारे आप अगर कोई नोट कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम आप पैराग्राफ लिखे जा रहे उसमें कोई देख के आदमी समझ नहीं पा रहा, नेविगेट नहीं कर पा रहा। उसमें हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, कि किस विषय, उसका रीज़न क्या है, उसका आउटकम क्या है, स्टेप्स टेकन क्या है। ठीक है, फिर एजेंडा क्या है। ठीक है, ऐसे करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट अपना स्ट्रक्चर रखना है, ताकि किसी को भी कोई भी पॉइंट में बहुत इजीली वो नेविगेट कर सके। ठीक है, फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट कलेक्टिंग करने में, क्योंकि ये कीवर्ड्स के सहारे ही एक आदमी को, एक यूज़र को पता चलता है कि आप किस विषय में फोकस करने वाले हो। आपका जो नोट कलेक्टिंग है, आपका जो टेक्निकल राइटिंग है, वो कौन कौन सा कंसेप्ट में ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इसलिए कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एकदम सटीक तरीके से करना पड़ेगा। ओके, फिर आता है आपका कोट्स एंड साइटेशन। देखिए, कोट्स देना भी आपके लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि वो आपका टेक्निकल राइटिंग का जो क्वालिटी है ना उसको काफ़ी एनहांस कर देता है, काफ़ी बढ़ा देता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह से अगर आप कोट्स कलेक्ट करके देंगे, तो जैसे वो एक रेफरेंस की तरह भी काम करेगा, यूज़र को समझने में, रिलेट करने में भी सुविधा होगा, और वो ये क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करता है कि यूज़र समझता है कि जो लिखने वाला है वो काफ़ी रिसर्च करके लिखा है, वो काफ़ी नॉलेजेबल है। तो एक ये क्रेडिबिलिटी स्थापन करता है, कि विश्वास रखता है कि चलो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है दैट इज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम अ वेरीफाइड पर्सन, सो आई कैन ट्रस्ट हिम। ठीक है। साइटेशन, साइटेशन क्या होता है कि आप जो भी रिसोर्स, ऑनलाइन रिसोर्स हो, ऑफलाइन रिसोर्स हो, जो भी आप यूज़ किए हैं आपका रिसर्च करने के लिए, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिला है, इन्फॉर्मेशन मिला है, जिसको आप नोट कलेक्टिंग में डाल रहे हो, तो उसको एक तरीके से एक एक्नॉलेज करना। ठीक है, एक साइटेशन प्रॉपर डालना कि ठीक है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया है, ये बुक से लिया है, या फिर ये वेब जर्नल से लिया है, ठीक है, या फिर ये यूट्यूब वीडियो से लिया है, कहीं से भी हो। तो साइटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है, दैट यू आर एक्नॉलेजिंग योर क्रेडिट। फिर आता है विजुअल एलिमेंट्स। देखिए, विजुअल एलिमेंट्स का जो
इम्पोर्टेंस है ना वो सिर्फ टेक्निकल राइटिंग में ही नहीं बल्कि हर एक फील्ड में है। क्योंकि एक कोई भी आप राइटिंग लिखे, चाहे वो कोई भी टॉपिक में लिख रहे हो, सिर्फ आप कुछ राइटिंग्स लिखे या कुछ पैराग्राफ्स लिखे और सेम कंटेंट पे आप सेम ही राइटिंग्स लिखे लेकिन उसमें आप कुछ विजुअल एलिमेंट्स भी डाल दें। विजुअल एलिमेंट्स मतलब जैसे आपका दिखने वाला कोई चीज़, पिक्चर हो गया, डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, कोई भी तरीके का कुछ भी हो सकता है लेकिन वो दिखना चाहिए। देख करके आदमी को देख करके और सुन करके जितना समझ में आता है ना उतना लेकिन सिर्फ पढ़ करके समझ में नहीं आता। तो इसलिए विजुअल एलिमेंट्स अगर आप डाल दोगे, फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, विजुअल टॉपिक्स आप हर चीज़ में डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप वो डालें तो आपका कलेक्टिंग नोट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स तो आपको डालना बहुत ज़रूरी ही है क्योंकि ये आपको हाईलाइट करता है। ठीक है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या जो भी आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि कलेक्टिंग नोट्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल बाय डिटेल डालना पड़ता है बट उसमें से सब तो बहुत क्रूशियल नहीं होता ना। तो की पॉइंट्स हाईलाइट करना इसीलिए मतलब इंपॉर्टेंट है ताकि जो यूज़र है उसको समझ में आए कि अच्छा ये चीज़ में ज़्यादा फोकस डालना है, ये चीज़ में ज़्यादा समझना है। ठीक है ना, फिर आते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है, इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग जार्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, कोई भी फील्ड में कोई भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आप लिख रहे हो टेक्निकल राइटिंग तो उस फील्ड का या उस जॉनरा का कुछ अलग टर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइंटिफिक कोई विषय में अगर आप अपना टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हो या फिर आप मेडिकल फील्ड में लिख रहे हो या फिर आप लिटरेचर के फील्ड में लिख रहे हो या फिर आप मान लीजिए कोई मूवी का फील्ड में लिख रहे हो, तो हर चीज़ का ही ना कुछ अलग अलग शब्द होता है। अब साइंस के बारे में डिस्कस करते हुए आप जिस तरीके का साइंटिफिक टर्म्स प्रयोग करोगे ऑब्वियसली सेम काइंड ऑफ वर्ड्स यू विल नॉट यूज इन लिटरेचर, है ना। तो हर सब्जेक्ट का हर पहलू का अलग अलग कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होता है, उसी को हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनोलॉजी में आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं हो कि आप कोई लिटरेचर के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें लिटरेचर से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो आप पहले थोड़ा सा दिए एक दो पैरा में, फिर बीच में अचानक से खो गए, फिर और मिल ही नहीं रहा, या कुछ उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा इन द सेंस आउट ऑफ द टॉपिक आप कुछ कंटेक्स्ट डाल दिए। ठीक है, कोई साइंटिफिक टर्म्स डाल दिए जिसका वहाँ पे नेसेसिटी नहीं था। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपका स्पेसिफिक फील्ड है उसी का टर्मिनोलॉजी देना है एंड दैट टू कंसिस्टेंटली देना है। ठीक है, एग्जाम्पल का तो इंपॉर्टेंस मुझे आपको समझाने का दरकार नहीं, यू नो इट वेरी वेल कि जब तक कोई भी चीज़ को आप एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं दे रहे, ऐसा एग्जाम्पल डेली लाइफ एग्जाम्पल जिससे आपका यूज़र रिलेट कर सके, तब तक कोई भी कंसेप्ट सही से दिमाग में घुसने वाला है नहीं। तो आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल या एकदम ईजी एग्जाम्पल देना है जिससे आपका यूज़र रिलेट कर सके। ठीक है ना, फिर आपका आता है क्वेश्चंस एंड गैप्स। अब क्वेश्चंस एंड गैप्स का मतलब क्या है कि आपको ये भी देखना है कि जब आप नोट कलेक्ट कर रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ें आपको भी अनक्लियर होंगी। ठीक है, और इसमें कोई मतलब शर्म का बात नहीं है, इसमें ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये आपको मैप करना है। ठीक है, कि कौन सा जगह, मान लीजिए कि आप एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे आपको एक प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, उसके बारे में आपको असाइनमेंट करना है, तो आप नोट कलेक्ट कर रहे हो। अब कलेक्ट करते करते आपको कुछ कुछ जगह, जैसे डार्विन का कोई थ्योरी हो, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ हो जो आपको थोड़ा सा फिशी लग रहा है, जो थोड़ा सा आपको अनक्लियर लग रहा है, तो वो भी आपको मेंशन करके रखना है। ठीक है, वो भी आपको अलग से मार्क करके रखना है कि ठीक है ये सब जगह मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ये सब जगह मेरे लिए थोड़ा सा अनक्लियर है, तो इसको मुझे बाद में अच्छे से रिसर्च करके वेरीफाई करके डालना है। तो ये क्वेश्चंस और गैप्स फाइंड करना और उसको अलग से मार्क करके रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे तो आपका जो राइटिंग होगा ना, जो कलेक्टिंग नोट्स होगा या टेक्निकल राइटिंग होगा, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। ओके, फिर है आपका फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेक्निकल राइटिंग जो है ना, ये बहुत एक प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड मोड ऑफ राइटिंग है। ये आप कोई पोएम नहीं लिख रहे या कोई नॉवल नहीं लिख रहे जो आपका क्रिएटिव राइटिंग हो। ठीक है, आप अपना मन से जिस हिसाब से कर सके, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल राइटिंग है। इसमें आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है और प्रॉपर फॉर्मेट भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब आजकल तो कितने सारे अपडेटेड फॉर्मेट भी निकल गए हैं, साइटेशन का फॉर्मेट होता है, जैसे एपीए होता है, एमएलए होता है। ठीक है, तो डिफरेंट उसका भी अपडेटेड वर्जन्स है। तो आपको तय करना है कि कौन सा फॉर्मेटिंग आपके लिए सबसे सूटेबल होगा, जिस टॉपिक में आप लिख रहे हो उस हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग भी फॉलो करना होगा। ठीक है, फिर आते हैं रिव्यू एंड अपडेट। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि टेक्नोलॉजी है ही एक एवर इवॉल्विंग थिंग, तो इसमें हमेशा आपको अपना कंटेंट को रिव्यू और अपडेट करते रहने होगा। मान लीजिए आप वर्चुअली कोई वेब आर्टिकल डाले हैं कोई चीज़ के बारे, कोई सॉफ्टवेयर के बारे रिव्यू देके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, अब वहीं पे
चलिए मैं आपको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए चैट जीपीटी के बारे में आपने कुछ लिखा होगा। जब चैट जीपीटी एकदम संगे संग निकला था तब आपने एक उसका आर्टिकल लिख के दिया होगा, या तब आपको उसका यूजेस एंड अब्यूजेस लिख के कुछ आपने दिया होगा। अब वो तो काफ़ी हो गया, काफ़ी टाइम बीत गया। अब अभी तो चैट जीपीटी में और भी कुछ नया नया चैलेंजेस आए हैं ना, और भी कुछ नए नए अपडेट्स आए हैं। अगर आप अपने उस राइटिंग को अपडेट ना करो, रिव्यू ना करो, तो वहीं पुराना इन्फॉर्मेशन उसमें पड़ा रहेगा। तो क्या वो यूज़र्स के लिए, अभी के यूज़र्स के लिए उतना यूज़फुल होगा? नहीं होगा। इसलिए रिव्यू और अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट योर रिसोर्स टू बी इक्वली हेल्पफुल ऑल द टाइम। फिर आते हैं कोलैबोरेशन नोट्स। अब कोलैबोरेशन नोट्स मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन मतलब मिलजुल के काम करना। अगर आप को ऑथर कर रहे हैं कोई चीज़ को, मतलब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई और भी मेंबर है, आप एक टीम के लिहाज से काम कर रहे हो, तो आपको कोलैबोरेटिव एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट में आप नोट कलेक्टिंग कर रहे हो, तो कुछ कुछ उसको प्रोजेक्ट को कुछ टॉपिक में बांट लो। हो सकता है कि 3 टॉपिक आप लेके लिखो, 3 टॉपिक कोई दूसरा टीम मेंबर लिखे, कुछ टॉपिक किसी और को लिखो। फिर सारा लिखने के बाद एक दूसरे से मिलजुल के डिस्कस भी करना पड़ेगा कि मैंने ये पॉइंट लिखा है, क्या सही है कि नहीं, या दूसरे का पॉइंट भी आपको चेक करना पड़ सकता है। तो ये कोलैबोरेटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका टीम वर्क सक्सेसफुल होगा। ओके, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट सोर्सेस कि ये आपका बिब्लियोग्राफी में भी पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक्नॉलेजमेंट में साइटेशन, याद है आपको? थोड़ी देर पहले साइटेशन बोला था, तो ये साइटेशन तो आपको बीच में देना ही है, और अलग से बिब्लियोग्राफी भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है कि द सेट ऑफ ऑल द सोर्सेज, ठीक है ना, कि जहाँ जहाँ से आप सोर्स लियो उसका एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बिब्लियोग्राफी करने का भी एक अलग तरीका होता है, उसको मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा कि बिब्लियोग्राफी कैसे बनाना पड़ता है, उसके लिए अलग डिटेल्स वीडियो लगेगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट सोर्सेज को आपको एकदम पाई टू पाई सही से चार्ट करना है। ठीक है, उसका लिंक डालना है, उसका ऑथर नेम डालना है, पब्लिकेशन डालना है, हर तरीके से उसका एक सेट बिब्लियोग्राफी बना करके आपको डालना है। ठीक है, ताकि वो एक एक्नॉलेजमेंट होगा। अच्छा, अब आता है कि आपको कुछ नोट टेकिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक आपका गूगल, जैसे मैं अभी गूगल डॉक्स में से आपको दिखा रहा हूँ, तो यही एक नोट टेकिंग टूल्स है। या फिर आप एंड्रॉयड में देखिएगा कीप नोट्स होता है। ठीक है, या फिर और अगर मैं लैपटॉप वाला नोट टेकिंग टूल्स का बात करूँ तो एवर नोट हो जाएगा, वन नोट हो जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी सारे अपडेटेड नोट टेकिंग टूल्स है जो आपको वो फॉर्मेट, प्री गिवन फॉर्मेट देंगे, आपको फॉन्ट का चॉइस देंगे, आपको वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करके देंगे। तो क्या होगा ना कि उसमें से आप अगर अपना नोट टेक करोगे, कलेक्टिंग नोट करोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस होगा, आपको अपने से बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वन एडवांटेज, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट। अब आता है कि हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, की जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो, जैसे मैंने याद है थोड़ा पहले की पॉइंट का बात किया था, तो की पॉइंट और हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दोनों को ही आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगा उसको ऐसे हाईलाइट कर देना है ताकि वो एकदम नज़र में पड़े, अलग से नज़र में पड़े, तब ना आदमी उसमें ज़्यादा फोकस करेगा। ये भी एक तरीके से आपका विजुअल एलिमेंट की तरह काम करेगा। मान लीजिए आप ब्लैक फॉन्ट में, जैसे मान लीजिए अभी मैंने ब्लैक इंक के यूज़ किया है सब हेडिंग के लिए, और ब्लू मैंने यूज़ किया है मेन लेटर के लिए। अब यहीं पे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, वेट। एक मैंने मान लीजिए रेड कलर से अगर ये एवरनोट और वन नोट, ये दोनों को ऐसे हाईलाइट कर दिया, मान लीजिए, अगर ऐसे, मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसे ही हाईलाइट करना, जैसे चाहे वैसे हाईलाइट कर सकते हैं, मैं क्या आपको एग्जांपल दिखाया। तो पहले आप सोचिए, जब मेरा रेड हाईलाइट नहीं था तब आपको अलग से एवर नोट और वन नोट ये दोनों नज़र में आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ रहा है। तो ये आपको करना है कि नज़र आना चाहिए। ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दिखना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज़। अब जो आखिरी 3 पॉइंट्स है, दैट इज दिस टेम्पलेट्स फॉर कंसिस्टेंसी। आपको टेम्पलेट यूज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब टेम्पलेट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ के डेफिनेशन दे रहे हैं या एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर, उसका अलग फॉर्मेट, उसका अलग टेम्पलेट होगा। अगर आप कोई चीज़ को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक ट्री डायग्राम होता है, वो वाला एक अलग टेम्पलेट आता है। ठीक है, फिर मान लीजिए आप कोई चीज़ को पिक्टोरियल वे से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कुछ चीज़ का आपका फ्लो चार्ट दे रहे, कोई चीज़ का पिक्चर दे रहे और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहे, उसका एक अलग टेम्पलेट होता है। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ना, आपको डिफरेंट टेम्पलेट भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड करके देता है आपका कंटेंट को, जो यूज़र के लिए काफ़ी सुविधा होता है। फिर है कि आस्क क्वेश्चंस। ये भी आपका हो गया, जो हम लोग थोड़ा पहले डिस्कस की थी, क्वेश्चंस एंड कैप्स, वही सेम चीज़ आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करके रखना है जहाँ जहाँ भी अनक्लियर है। और आखिरी पॉइंट है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी आप समझे
ठीक है, एक कंटेंट के बारे में आप तो कलेक्टिंग नोट्स तो आप कलेक्ट किए, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, सोर्सेज से कलेक्ट किए, अब सारा चीज़ आप लिखे। अब ये सब को पढ़ करके, ये सब को नोट करके आपका अपना भी तो इसके बारे में कुछ ओपिनियन क्रिएट हुआ होगा ना, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या चाहे आप उसमें कुछ इंप्लीमेंट करना चाहो, या उसमें कुछ आप ऐड करना चाहो, कुछ रिमार्क करना चाहो, कुछ ना कुछ तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो वो भी आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि आप पर्सनली इस सब चीज़ नोट कलेक्ट करके आप क्या समझे, या आपके लिए ये क्या मायने रखता है, या आप इसमें अपना क्या थॉट्स ऐड करना चाहते हो। तो दैट विल बी योर यूनिकनेस। ठीक है, यही है कि आपका नोट कलेक्टिंग को, आपका अपना एक्सपीरियंस या अपना ओपिनियन जब तक आप उसमें इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो यूनिक नहीं बनेगा। तो ये भी बहुत, वी कैन से दैट दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा पॉइंट्स था जो एक नोट कलेक्टिंग के दौरान आपको याद रखना है। ये सारा पॉइंट्स अगर सही से फॉलो किया जाएगा तो नोट कलेक्टिंग बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बनेगा। ओके, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस टेक्निकल राइटिंग रिलेटेड एंड फंक्शनल राइटिंग रिलेटेड हम लोग लेके आने वाले हैं, विच विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोज आर कमिंग अप।